इतिहास की किताबों में अक्सर उन बादशाहों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं जिन्होंने साम्राज्यों का विस्तार किया, मीनारें बनवाईं और तख्त ताउस पर बैठकर दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन इतिहास के पन्नों के बीच स्याही और खून से लिखी एक ऐसी कहानी भी दबी है जो दिल्ली के तख्त को थर्रा देने की ताकत रखती थी। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, बल्कि पहाड़ों की गोद में रहने वाली एक विधवा रानी की है। एक ऐसी रानी जिसने उस समय की सबसे बड़ी शक्ति मुगल सल्तनत को एक ऐसी चोट दी जो किसी घाव से ज्यादा गहरी और किसी मौत से ज्यादा अपमानजनक थी। कल्पना कीजिए 1640 ईस्वी की, जहां मुगल बादशाह शाहजहां को दुनिया का बादशाह कहा जाता था। वे अपने दरबार में बैठा है, फिर उसे खबर मिलती है कि उसकी भेजी हुई 30,000 की विशाल सेना वापस लौट रही है। लेकिन जब सैनिक दरबार में दाखिल होते हैं तो सन्नाटा पसर जाता है। न कोई विजय का जश्न, न कोई लूट का माल। जो सिपाही वापस लौटे हैं वे सिर झुकाए खड़े हैं, और जब वे अपने चेहरे ऊपर उठाते हैं तो दरबार में मौजूद हर शख्स की रूह कांप जाती है। उन सबके चेहरों से उनकी नाक नदारद थी। यह केवल शरीर के एक अंग का कटना नहीं था, यह मुगल साम्राज्य के उस गुरूर का कटना था जिसे लगता था कि हिमालय के पत्थर भी उनके घोड़ों की टापों के आगे झुक जाएंगे। यह दुस्साहस किया था गढ़वाल की संरक्षिका रानी कर्णावती ने, जिन्हें आज दुनिया नाक काटी रानी के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में हम उसी वीरांगना के जीवन को अच्छे से समझेंगे। हम केवल सतह पर तैरती कहानियों को नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक तथ्यों, रणनीतिक दांव पेच और मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझेंगे जिसने एक रानी को महाकाली का रूप दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास के अनसुने कहानी में से एक, नाक काटी रानी कर्णावती की कहानी को। लेकिन रानी कर्णावती की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को समझना होगा जिसमें यह घटना घटी। 17वीं शताब्दी का मध्य भारत मुगल शक्ति का केंद्र था, लेकिन हिमालय की तलहटी में एक अलग ही दुनिया बसती थी। सन 1628 से 1658 तक का समय शाहजहां के शासनकाल का था। यह वह दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के चरम पर था। दक्षिण में दक्कन की सल्तनतों से लेकर उत्तर पश्चिम में काबुल, कंधार तक मुगल सेना का परचम लहरा रहा था। शाहजहां की विस्तारवादी नीति का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाना था। मैदानी इलाकों में मुगल घुड़सवारों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनकी तोपें, जिनमें भारी भरकम झांकुशा जैसी तोपें शामिल थीं, वह किलों की दीवारों को मिट्टी के ढेर में बदल देती थीं। दूसरी ओर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादलों की गोद में बसा था गढ़वाल। दिखने में शांत, लेकिन असल में एक ऐसा प्राकृतिक किला था जिसकी दीवारें खुद प्रकृति ने खड़ी की थीं। गढ़वाल, जिसका मतलब ही है किलों का देश। भवन मजबूत गढ़, चारों तरफ से सुरक्षा की तरह खड़े, और बीच में बहती वे नदियां, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, जो इतनी तेज रफ्तार से बहती थीं कि दुश्मन तो दूर, कभी कभी तो सूरज की रोशनी भी घाटियों तक नहीं पहुंच पाती थी। इन पहाड़ों में रहने वाले लोग भी उतने ही कठोर और सच्चे थे। मैदानी इलाकों की चालबाजियां उन्हें छू तक नहीं पाती थीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी आजादी, और उस आजादी की रक्षा में सदियों से खड़ा था पंवार यानी परमार वंश, जिसकी नींव कनकपाल ने रखी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गढ़वाल सिर्फ एक पहाड़ी राज्य नहीं था, यह मुगलों के लिए तिब्बत जाने वाले व्यापारिक रास्तों की कुंजी था। और ऊपर से सोने की खदानों की अफवाहों ने इस जगह को मुगलों की नजर में और भी कीमती बना दिया था। यानी गढ़वाल एक ऐसा पर्वतीय राज्य जिसे जीतना किसी भी साम्राज्य के लिए गर्व की बात थी, और चुनौती भी। सन 1640 के आसपास मैं यहाँ मुगल साम्राज्य और गढ़वाल के बीच का तुलना करके बता देता हूँ। जहाँ एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, संसाधनों से भरा, सेना से लबालब और अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ, और दूसरी ओर पहाड़ों के बीच खड़ा छोटा सा राज्य गढ़वाल, जहां मुगल सेना में लाखों में फैली स्थायी फौज, भारी तोपें, लोहे से ढके घोड़े और मैदानों में लड़ने की महारत। वहीं गढ़वाल में सिर्फ 5 से 10,000 योद्धा, पर ये योद्धे पहाड़ों से जन्मे थे, हवा जितने तेज और चट्टानों जितने अडिग। कोई भारी हथियार नहीं, पर छापामार टुकड़ियां, घात लगाकर हमले और ऊपर से गिरते पत्थरों का कहर, यही इनका असली हथियार था। आर्थिक ताकत में भी अंतर साफ था। जहां मुगल असीमित कृषि भूमि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सोने चांदी से भरी तिजोरियां और भारी कर वसूली, वहीं गढ़वाल सीमित खेती, थोड़ा सा तिब्बती व्यापार और जंगलों की संपदा, बस उतना ही जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए। लेकिन असली जंग हथियारों और पैसों से नहीं लड़ी जाती है इच्छा शक्ति से। मुगल सैनिक वेतन भोगी थे, उन्हें लड़ाई में दिलचस्पी नहीं, बस वेतन या लूट की उम्मीद थी। और गढ़वाल
हर सैनिक के दिल में सिर्फ एक बात थी, यह मातृभूमि है और इसकी रक्षा करो या मरो का प्रश्न है। एक तरफ साम्राज्य की भूख, दूसरी तरफ आजादी की जिद। और इतिहास गवाह है, बहुत बार छोटी पर दृढ़ इच्छा वाली ताकतें विशाल साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। तो आप समझ गए होंगे दोनों सेना के बीच कितना अंतर था। खैर, हम वापस आते हैं उनके बचपन की कहानी से। तो इतिहास के धुंधले पन्नों में रानी कर्णावती के जन्म की निश्चित तिथि और स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन शोध और लोक गाथाओं का संगम हमें एक स्पष्ट चित्र प्रदान करता है। अधिकतर प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों और वंशावलियों के अनुसार रानी कर्णावती कांगड़ा, जो कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश है, उसके राजघराने से ताल्लुक रखती थीं। कांगड़ा के राजपूत अपनी वीरता और मुगलों के प्रति प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध थे। कांगड़ा के किले पर मुगलों के कई हमले हुए थे। जहांगीर के समय में कर्णावती ने बचपन से ही मुगल आक्रामकता की कहानियां सुनी थीं। उनके पिता और भाइयों ने उन्हें केवल गुड़ियों से खेलना नहीं, बल्कि तलवार चलाना और राजनीति की बारीकियों को समझना सिखाया था। पहाड़ी राज्यों की महिलाओं का जीवन मैदानी रानियों से भिन्न था। वे पर्दा प्रथा में कम विश्वास रखती थीं और शिकार, घुड़सवारी तथा प्रशासन में सक्रिय रहती थीं। कर्णावती का बचपन शिवालिक की पहाड़ियों में ब्यास नदी के किनारे बीता, जहां की कठोर प्रकृति ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। किशोरावस्था में उनका विवाह गढ़वाल के राजा महीपति शाह के साथ हुआ। यह विवाह दो शक्तिशाली पर्वतीय राज्यों कांगड़ा और गढ़वाल के बीच एक राजनीतिक गठजोड़ भी था। जब कर्णावती डोली में बैठकर गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर, जो कि अब उत्तराखंड है, वहां आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ की चुनौतियां कांगड़ा से भी अधिक थीं। यहाँ के पहाड़ अधिक ऊंचे और नदियां अधिक उग्र थीं। रानी कर्णावती के चरित्र निर्माण में उनके पति राजा महीपति शाह, जिनका शासनकाल 1621 से 1631 ईस्वी तक रहा, उनका गहरा प्रभाव था। महीपति शाह गढ़वाल के इतिहास में सबसे प्रतापी और विवादास्पद राजाओं में से एक माने जाते हैं। इतिहासकार उन्हें गर्वभंजन यानी घमंड तोड़ने वाला कहते हैं। वे अत्यंत स्वाभिमानी थे। कहा जाता है कि महीपति शाह ने मुगल बादशाह शाहजहां के राज्याभिषेक में उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। उस समय के प्रोटोकॉल के अनुसार अधीनस्थ राजाओं को नजराना भेजना होता था, लेकिन महीपति शाह ने न केवल नजराना रोका, बल्कि मुगल सीमाओं पर आक्रमण कर अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष किया। उन्होंने तिब्बत के दापा क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे गढ़वाल का करदाता राज्य बनाया। इससे गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार हुआ और राज्य का खजाना भरा। महीपति शाह के दरबार में रिखोला लोदी और माधो सिंह भंडारी जैसे महान सेनापति थे। रानी कर्णावती ने इन सेनापतियों से युद्ध की रणनीतियां सीखीं। उन्होंने देखा कि कैसे रिखोला लोदी ने दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित किया और कैसे माधो सिंह ने पश्चिमी मोर्चे पर डोगरा और मुगल हमलों को रोका। जब मैं रानी कर्णावती की कहानी में और गहराई तक उतर रहा था, तब एक शोध में एक ऐसा प्रसंग सामने आया जो जितना रोचक है उतना ही दुखद भी। कहानी जुड़ी है हरिद्वार के कुंभ मेले से। उसी पवित्र मेले में एक भयावह घटना घटी। महीपति शाह, जो उस समय गढ़वाल के राजा थे, उनके सैनिकों द्वारा अनजाने में नागा साधुओं की हत्या हो गई। यह घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह पाप थी। और उस युग में पाप का अर्थ था सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बोझ, जिसे राजा अपने कंधों पर उठाए फिरते थे। महीपति शाह के भीतर यह अपराध बोध इतना गहरा उतर गया कि उन्होंने इससे मुक्त होने का एक ही मार्ग चुना, और वह था युद्ध में प्राण त्याग देना। युद्ध जो उनके लिए प्रायश्चित था और वीर गति जो उनके लिए मुक्ति। इसी संकल्प के साथ उन्होंने कुमाऊं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सन 1631 ईस्वी में रणभूमि के बीच अपनी तलवार, अपने धर्म और अपने प्रायश्चित का वचन निभाते हुए महीपति शाह वीर गति को प्राप्त हुए। यह घटना न सिर्फ गढ़वाल के इतिहास को मोड़ देती है, बल्कि रानी कर्णावती के जीवन में भी एक नया अध्याय खोलती है, जिसकी गूंज आगे चलकर पूरे हिमालय में सुनाई देती है। खैर, राजा की मृत्यु के साथ ही गढ़वाल 3 राज्य पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। 1631 ईस्वी में राजा महीपति शाह की चिता सज चुकी थी। रानियों का सती होना उस समय की मर्यादा मानी जाती थी, लेकिन कर्णावती के सामने एक द्वंद्व था। उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष का था। राज्य के चारों ओर शत्रुघात लगाए बैठे थे। दक्षिण में मुगल, पूर्व में कुमाऊं के चंद राजा और पश्चिम में सिरमौर के शासक। तभी रानी कर्णावती ने सती होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पति का शरीर नश्वर था जो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा यह राज्य है। यदि मैं भी जल गई तो इस राज्य को कौन बचाएगा? जिससे दरबार के रूढ़िवादी मंत्रियों ने दबी जुबान में विरोध किया, लेकिन रानी के तेज और सेनापति माधो सिंह भंडारी के समर्थन ने सबको शांत कर दिया। फिर रानी ने राजमाता और संरक्षिका के रूप में
सत्ता की बागडोर संभाली।